की जो अब की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान पर क्या असर पड़ा वो हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हमने देखो ये डिस्कस कर लिया था, ठीक है, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। ये संसदीय शासन प्रणाली मैंने बहुत अच्छे से समझा दी थी। फिर राज्य अध्यक्ष एक होता है नाम मात्र का। नाम मात्र वाले पर बात चल रही थी कि हमारे यहाँ जो स्टेट हेड ऑफ स्टेट है वो नाम मात्र का है। यानी सबसे पहले तो आप क्लियर करो, क्योंकि आप बहुत सारे कई नई स्टूडेंट हैं। हेड ऑफ स्टेट कौन है अपने यहाँ? अगर आपसे पूछे कि राज्य का प्रमुख कौन है, राज्य अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति। ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट कौन है? राजा, क्राउन। वहां पर जो पोस्ट है उसका नाम क्या है? क्राउन, सम्राट। अब सम्राट राजा हो सकता है, रानी भी हो सकती है, वो पुरुष या महिला हो सकता है। तो वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्राउन है। अपने यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। क्लियर है? वहां भी प्रधानमंत्री, यहाँ भी प्रधानमंत्री। तो यानी कि दो दो कार्यपालक हैं। एक है नाम मात्र का, जैसे अपने राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। सारे काम, सरकार के सारे काम किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के, साइन होते हैं उनके। लेकिन राष्ट्रपति अपना दिमाग नहीं लगा सकता, स्वविवेक नहीं लगा सकता कि मैं ये मेरी मर्जी चलेगी, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, नहीं। ये केवल राष्ट्रपति के साइन होते हैं। सारे काम करता कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल करता है, राष्ट्रपति के केवल साइन होते हैं। तो इसका मतलब वो उनका महत्व क्या है? नाम मात्र का है। तो यहाँ पर जो राज्य अध्यक्ष होगा वो नाम मात्र का होगा। ये विचार हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। क्यों? ब्रिटेन में भी जो आपके क्राउन का जो क्राउन था वो भी नाम मात्र का ही था। वहां पर भी संसदीय शासन प्रणाली थी, वहां पर भी एक सरकार थी, वहां पर भी एक कार्यपालिका थी जिसका हेड प्रधानमंत्री हुआ करता था। और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही था जो सारे डिसीजंस लेते थे, फैसले लेते थे, और क्राउन के तो केवल साइन होते थे। तो हमने भी क्या हुआ? हमने भी क्राउन का ही विचार तो अपनाया, लेकिन हमारे पद का नाम हमने क्या रख दिया? राष्ट्रपति। तो हमारे राष्ट्रपति क्या होते हैं? स्टेट हेड ऑफ स्टेट होते हैं, राज्य अध्यक्ष होते हैं, और नाम मात्र के होते हैं। तो ये राज्य अध्यक्ष नाम मात्र का होगा, ये विचार हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन के संविधान से। देखो मैं केवल ऐसे ही रटाता तो ये रटा ही देता आपको, ये साथ है, ये पॉइंट याद कर लो आप, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं होता फिर। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको थोड़े थोड़े इनके साथ में अगर अपन ये सारे पढ़ लेंगे ना कि भाई हाँ, ये इनका नाम मात्र क्या होता है, ये राज्य अध्यक्ष क्या होता है, तो फिर आपको आगे आसानी हो जाएगी जब हम संघ की कार्यपालिका वगैरह पढ़ेंगे। अब देखो, विधायी प्रक्रिया। तीसरा जो विचार हमने यहां से कौन सा अपनाया? विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया का मतलब क्या है? कि जो लोकसभा और जो राज्यसभाएं हैं, जो आपकी जो संसद है, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभाएं क्या करती हैं? विधि बनाती हैं, कानून बनाती हैं। तो जो कानून बनाने की जो प्रोसेस है, कि कानून में तीन चरण होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तीसरे वाचन में जाकर के विधि निर्माण का काम पूरा होता है। अभी भी वो विधेयक ही होता है, फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। ये सारा का सारा हमने आपको भी तो मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि सर अपने यहाँ जब कोई विधेयक को कानून में बदला जाता है तो उसके लिए एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। फिर तीसरा वाचन होने के बाद में क्या होगा? राष्ट्रपति के पास साइन हो गया, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, वो कानून बनेगा। फिर एक अधिसूचना जारी होगी जिसमें ये बताया जाएगा ये कानून कब से लागू होगा। ये सारा हमने अड़ंगा कहाँ से अपनाया? ये ऐसा का ऐसा सेम टू सेम कौन करते थे? ब्रिटेन वाली संसद करती थी। तो हमने वहां से विधि बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको हमने वहां से अपना लिया। तो जो विधायी प्रक्रिया है, यानी कानून कैसे बनते हैं, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया, कहाँ से सीखा? ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से सीखा। एकल नागरिकता। ये जो एकल नागरिकता का विचार है, अपने यहाँ कितनी नागरिकताएं हैं? अब आपके एक आपके भारत में आपने जब कभी अपन कोई फार्म वगैरह भरते हैं ना, जैसे कोई मान लो कंपटीशन एग्जाम का, तो वहां पर आपके कई बार कॉलम आता होगा सिटीजनशिप, इंडियन। सिटीजनशिप में आता होगा इंडियन, मतलब भारतीय हैं आप, आपकी नागरिकता क्या है? भारतीय। कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं आप राजस्थान में रहते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, तो सर हमारे यहाँ भी तो दो दो सिटीजनशिप होगी। एक तो हम देश में रहते हैं और देश के अंदर भी हम किसी न किसी राज्य में तो रहते ही हैं। तो हमारे यहाँ दो नागरिकताएं हो गई। एक तो हो गई भारत की नागरिकता, और एक हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की। ध्यान रखना, नहीं, आप राजस्थान के तो मूल निवासी हो सकते हैं, राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में जन्मे हैं, राजस्थान में आपकी घर है, संपत्ति है, सब कुछ है, राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के मूल निवासी। नागरिकता, भारत का संविधान कहता है कि भारत के लोगों को केवल और केवल एक ही नागरिकता मिलेगी।
और आपकी नागरिकता क्या होगी? भारतीय। आप किस रूप में जाने जाओगे? आपकी नागरिकता का नाम क्या होगा? आप सारे क्या हैं? भारतीय। ये ऐसे विचार क्यों आए होंगे? ये एकता की भावना पैदा करने के लिए, आपको फीलिंग कराने के लिए कि हम सब एक हैं। आप महसूस करो कि हम सब एक हैं, हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है। दो दो नागरिकता आ जाए तो फिर राजस्थान वाला, मैं तो राजस्थानी नागरिक हूँ। हरियाणा वाला, मैं हरियाणवी नागरिक हूँ। अब तो केवल इतना ही बोलते हैं मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन नागरिकता क्या है? भारतीय। अमेरिका में दो दो नागरिकताएं हैं। आप अमेरिकन भी हैं, और अमेरिका में अगर आप कैलिफोर्निया के हैं तो कैलिफोर्नियन भी आपकी नागरिकता है, यानी आप जिस राज्य के हैं तो उस राज्य के नाम पर भी आपकी नागरिकता है। और देश में तो है ही, तो उस देश के नाम पर भी नागरिकता है। वहां दो दो नागरिकताएं हैं। वहां पर स्विट्जरलैंड में तीन तीन नागरिकताएं हैं। लेकिन आपको तो भारत का याद रखना है, भारत में एकल नागरिकता है, तो ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, कि वो ब्रिटेन के ही लोग कहलाते हैं, ब्रिटेन की नागरिकता है, वहां स्टेट वाली नागरिकता नहीं है। तो ये विचार, एकल नागरिकता का विचार हमने कहाँ से अपनाया था? ब्रिटेन से। तो ये आपको ध्यान रखना है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली कौन सी? मंत्रिमंडल होगा ये प्रणाली। पोर्टफोलियो सिस्टम की एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद में भी जो फैसला लेने वाली जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, जिसमें सारे कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है, कि मंत्री होंगे, और ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इन मंत्रियों से वो प्रधानमंत्री इस्तीफा मांग लेते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं राष्ट्रपति को कह के उन्हें पद से हटाया जा सकता है। और ये मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये मंत्रिमंडल वाली जो प्रणाली है, ये हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। परमाधिकार रिट्स। रिट्स आप पढ़ोगे, जब आप 32 नंबर आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ये रीट वाला जो आइडिया है ये कहाँ से आया है? ये रीट वाला आइडिया आया है अपने ब्रिटेन के संविधान से। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो रिट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट जारी करते हैं, ये रिट्स का जो विचार है, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और हमने क्या क्या लिया देखो, ब्रिटेन के संविधान से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, इनमें एक भी चीज आपको भूलनी नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार, ये क्या होते हैं? कि जो सांसद होता है ना आपका, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो। भाई संसद के दो अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा। दो सदन है ना, दो सदन से मिलकर बनी हुई है संसद। तो उन दोनों सदनों में आप किसी के भी मेंबर हो, कहलाएंगे तो सांसद ही। संसद के मेंबर सांसद, और संसद में लोकसभा भी उसका हिस्सा है और राज्यसभा भी उसका हिस्सा है। तो ये कह रहा है क्या संसद के पास कोई विशेष, ये स्पेशल प्रिविलेज, कुछ विशेष अधिकार हैं क्या जो आम आदमी के पास नहीं है? बिल्कुल। सांसदों के पास विशेष अधिकार होते हैं, और ये विशेष अधिकार, इन विशेष अधिकार मिलने चाहिए। ये विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने कहाँ से अपनाया? संविधान ब्रिटेन के संविधान से। मैं आपको थोड़ा सा सिंपली बता देता हूँ। विशेष संसदीय विशेषाधिकार कैसे? जैसे जो सांसद होता है ना, वो सांसद को संसद के अंदर खुल के बोलने की आजादी होती है। 105 नंबर आर्टिकल है भारतीय संविधान का, आर्टिकल नंबर 105 है, जो सांसदों को खुल करके बोलने की आजादी देता है। आप उसके बोलने की आजादी को कट नहीं कर सकते। खुल करके बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना शुरू कर दो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पर आप अंगुली उठाना शुरू कर दो। ये नहीं है, ये ध्यान रखना। ये अपन सारी बातें कर लेंगे वहां, जब संसद पढ़ेंगे तो सारे आ जाएंगे। लेकिन संसदीय विशेषाधिकार का मतलब यह है कि सांसदों के पास बहुत सारे विशेष अधिकार हैं, कि किन मामलों में सांसद को अरेस्ट किया जा सकता है, कितने दिन पहले उसको बताना पड़ेगा, क्या आप संसद भवन के अंदर से किसी सांसद को अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे संसद के अंदर बहुत सारे विशेषाधिकार होते हैं। ये विशेषाधिकार वाला जो आइडिया है, ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया है। तो ये आपको याद रखना। दो सदन होंगे, ये आइडिया कहाँ से आया? दो सदन वाला। हमारी संसद में कितने हैं? दो हैं। और राज्यों में कितने होते हैं? कुछ राज्यों में दो हैं और कुछ में एक है। जहाँ जैसे राजस्थान विधानसभा एक है, जैसे आपके बिहार है, यूपी है, वहां दो दो सदन है। तो दो सदन हो सकते हैं, बनाने को बनाए जा सकते हैं। 169 आर्टिकल, 169 आर्टिकल है, जिसमें ऐसी बातें हैं कि आप राज्यों में दो सदनों का गठन कैसे होगा, विशेष प्रस्ताव वगैरह, वो सारी प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो दो सदन वाली व्यवस्था है, जैसे संसद में दो सदन है, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन में भी दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन। वहां दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन। ऐसे ही अपने लोकसभा, राज्यसभा। तो ये आइडिया हमने, दो सदन वाला आइडिया हमने कहा लिया ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये विचार हमारा कहाँ से आया है? ये हमारा आया ब्रिटेन से।
महान्यायवादी, एक महान्यायवादी होता है, कानून का जानकार होता है। तो ये महान्यायवादी का जो एक महान्यायवादी होता है, जो विधि का जानकार होता है, केंद्र सरकार को जो विधि से मामले हैं, कानून से जुड़े हुए मामले होते हैं, अटॉर्नी जनरल वो कानून से जुड़े हुए मामलों पर सलाह वगैरह देता है। तो ये महान्यायवादी वाला विचार भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये जो सीएजी की पोस्ट है ना, ये सीएजी वाली जो पोस्ट है, ये भी हमने कहाँ से ली है? ये सीएजी की पोस्ट हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। तो ये आपको याद रखना है, सीएजी की पोस्ट भी हमने यहाँ से ली है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये हम चुनाव जब पढ़ेंगे तब हम आपके बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एक बार सिंपल समझ लो। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी फर्स्ट यानी जो सबसे पहले आगे आएगा वही जीतेगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चुनाव प्रणाली का मतलब क्या है? जो चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उनमें जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें जिस आदमी ने सबसे ज्यादा वोट बटोर लिए, वही उसमें विजेता घोषित कर दिया जाता है। ऐसी चुनाव प्रणाली को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए हमने कौन सी चुनाव प्रणाली अपनाई थी? क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई थी कि या और कुछ अपनाई थी? अगर आपके प्रश्न आता है तो आप क्या उत्तर दोगे? बताओ। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही अपनाई थी सर। संविधान सभा, कोई भी एनीवन और कोई अपना आइडिया जोड़ना चाहें कि क्या हमने संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कौन सी, क्या यही अपनाई थी कि और अपनाई थी कि क्या? कोई नहीं आइडिया रहा इस ये वाला तो? जब हम पढ़ रहे थे ना संविधान सभा, तो अपने अपना जो वीडियो है ना वो इसलिए भी लंबा चला जाता है, अपने एक चीज पर बहुत ज्यादा ठहरते हैं। तो हमने ये देखा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तो ठीक है भाई, वो तीन हिस्सों में सीटों को बांटा गया था। उसके अलावा हमने कौन सी चुनावी पद्धति या चुनावी प्रणाली, आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या मैं पूछ रहा हूं? इस संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, वो कौन सी चुनावी पद्धति से हुआ था? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली। हाँ। तो इतना समय कैसे लग गया फिर? सर समानु अभी याद आई है। हाँ, आपने इतना समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, मैंने ऐसा बोला था, याद आ रहा हो तो? पहले उस टाइम भी मैंने आपको क्लियर किया था कि ये चुनाव प्रणाली है, ये चुनाव इलेक्शन मेथड है। अब भारत में अगर हम बात करें, तो उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि भारत में मोस्टली जो चुनाव होते हैं, चाहे सरपंच के ले लो, पंच के ले लो, चाहे आप लोकसभा सदस्य के ले लो, आप विधानसभा मेंबर के ले लो, भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, हालांकि हम पढ़ेंगे सारे, संसद पढ़ेंगे, सब आएंगे, जितने भी चुनाव होते हैं ना, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होते हैं। तो ये चुनाव प्रणाली क्या होती है? चुनाव प्रणाली का मतलब है आप चुनाव का रिजल्ट कौन से तरीके से निकाल रहे हो। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चुनाव प्रणाली कहती है कि जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनमें जिसको ज्यादा वोट मिल गए औरों की तुलना में, वो जीत गया। ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको हिंदी में यह भी बोला जाता है कि जो सबसे आगे रहता है वो विजेता होता है। समानुपातिक में हम जब पढ़ रहे थे तब हमने ये बात की थी कि समानुपातिक में ये फायदा होता है कि उसमें हर एक समुदाय को अपनी जनसंख्या के लिहाज से प्रतिनिधित्व मिल जाता है। और अंग्रेज यही चाह रहे थे, ब्रिटिश जो लोग थे वो यही चाह रहे थे कि जितनी भी जो कम्युनिटीज हैं, कोई कम्युनिटी कम है, किसी की संख्या ज्यादा है, और अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाएंगे तो इसमें तो क्या होगा, जिसके पास ज्यादा वोट है वो जीत जाएगा, तो कम वोट वाला तो कभी जीत ही नहीं पाएगा। तो इनको ये लगता था कि इससे जैसे मतलब हिंदू आबादी ज्यादा थी, तो ज्यादातर इसी कम्युनिटी के हिंदू आबादी के ही प्रतिनिधि जीत करके आएंगे, दूसरी कम्युनिटी के फिर लोग जीत करके नहीं आ पाएंगे। इसलिए जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, उसकी एक कमी है ये, कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो बहुसंख्यक आबादी होती है किसी क्षेत्र में, जो भी कम्युनिटी जो बहुत ज्यादा संख्या में होती है, उसी के ही कैंडिडेट के जीतने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
क्योंकि अगर उस कम्युनिटी के सारे लोग एक साइड वोट दे दिया तो उसकी तो नैया पार है, वो तो जीतेगा ही। फिर दूसरा तो चाहे कितने ही वोट दे दो, उसके वोट तो कम रहेंगे, कम रहेंगे तो वो हमेशा ही हारेगा, चांस ही नहीं है। समानुपातिक में क्या है, जिस समुदाय की आबादी कम, तो उसको विधानसभा में, संसद में सीटें कम मिल जाएंगी। जिसकी आबादी ज्यादा, उसको सीटें ज्यादा मिल जाएंगी, लेकिन जीरो नहीं होंगी। कम है तो कम सीटें ले लो, ज्यादा है तो ज्यादा ले लो, उस हिसाब से मिलती है। तो इसलिए हमने क्या हुआ, चूंकि वो पद्धति उसको क्यों नहीं अपनाया, हमें तो वो अपना लेनी चाहिए थी। हमने राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, उनमें तो हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली पद्धति को अपनाया, जबकि बाकी के चुनाव में हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी ऐसे चुनाव है ना जहां आम जनता वोट डालती है, ध्यान देना आप, मैं काम की बात बता रहा हूं जो आपके रिटर्न एग्जाम में लिखी जाती है, आईएएस वगैरह में, कि जैसे आपसे ही कोई पूछ ले कल को इंटरव्यू में आगे कि बताओ फिर भारत में यही अपना लेते, क्या दिक्कत थी? समानुपातिक आपने राष्ट्रपति के चुनाव में अपना ली, राज्यसभा के चुनाव में अपना ली, तो इसमें भी अपना लेते लोकसभा में, इसमें क्या? आप सोच के देखना, जब हम आप लोग इतने पढ़ लिए हो और आपको जब समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो आपका भी माथा घूम जाता है, समझ में नहीं आती सर, ढंग से समझ में नहीं आई। तो जब आप पढ़े लिखे होने के बाद में समझ में नहीं आई, और इसी चुनाव प्रणाली से अगर चुनाव कराएं और रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, तो बताओ आम जनता के कैसे समझ में आएगी? तो आम जनता के लिए तो बड़ी उलझन भरी चुनाव प्रणाली हो गई। तो आम जनता का तो इंटरेस्ट फिर बिल्कुल ही खत्म नहीं होगा, खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए जो भी चुनाव जहां आम जनता का इन्वॉल्वमेंट है, आम जनता भाग लेती है, वहां हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाया, क्योंकि ये बड़ा आसान है, सीधा सा इसमें रिजल्ट आ जाता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट वो जीत गए। अब बताओ इसमें क्या समझने वाला है? इसलिए हमने, चाहे सरपंच हो, नगर परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जित जहां जहां आम जनता का जुड़ाव है, जहां जहां आम जनता वोट डाल रही है, तो हमने उतनी ही आसान सी पद्धति रिजल्ट निकालने के लिए चुन ली। इसलिए हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को इन इन चुनाव में हमने अपनाया। ऊपर वाले चुनाव, राज्यसभा में हम तो वोट डालते नहीं, राज्यसभा में आप तो वोट डालते नहीं, न मैं डालता हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी ना आप डालते हो ना मैं डालता हूं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ना आप डालते हो ना मैं डालता हूं। तो जहां पर आम जनता वोट नहीं डालती, वहां तो ये चल जाए, वहां लोग भी कम होते हैं और वहां मतलब फर्क भी होता है। तो वहां तो इतनी तो जागरूकता हो ही सकती है, क्योंकि लिमिटेड है, निर्वाचक मंडल फिक्स है, कम वोटर्स है, समझ में भी आ सकती है, समझाई भी जा सकती है। तो वहां पर वो पद्धति चलती है। निचले स्तरों पर, बाकी स्तरों पर क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके कल को कोई डाउट रहेगा कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सर क्या है। जो आगे निकल गया सो जीत गया, सीधा सा है। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं फिक्स है आपको 51% वोट लाना पड़ेगा, नहीं नहीं, कोई नहीं। 5-10 जने खड़े हो गए, किसी के 20 वोट आ गए, किसी के 19 आ गए, किसी के 22 आ गए, तो ये लो 22 वोट वाला जीत जाएगा, बाकी 19-20 वाले हार गए। तो 100 में से अगर 22 ही है, अभी भी 78 लोग ने तो आपको चुना ही नहीं, फिर भी आप जीत गए ना। इसमें ये चक्कर रहता है इस पत्ती की, हम पढ़ेंगे आगे। फिर देखो और हमने क्या क्या अपनाया, राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियां, ये ध्यान रखना। राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास क्या क्या शक्तियां हैं, कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जहां वो अपना दिमाग लगा सकते। देखो राष्ट्रपति के पास स्वयं विवेक की शक्तियां लगभग नए के बराबर ही मान लो आप, लेकिन भारतीय संविधान में राज्यपाल को स्वयं विवेक की शक्तियां दी हुई। राज्यपाल बहुत सारी जगह अपना दिमाग लगा सकता है। वो राज्य के मुख्यमंत्री को, मंत्रिमंडल को साइड कर सकता है, उसकी बात ना भी माने। तो राज्यपाल के पास कई मामलों में स्वयं विवेक की शक्तियां हैं, जहां वो अपना दिमाग लगा सकता है, अपने दिमाग से फैसला ले सकता है। जरूरी नहीं है कि राज्यपाल हर एक मामले में सरकार की ही हाँ में हाँ भरे। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को ये मान लो 99.99 है ना, जो सरकार जो बोलती है उसी में हाँ भरनी पड़ती है, वो अपना दिमाग नहीं लगा सकता। लेकिन राज्यपाल जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राज्यपाल बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जहां पर वो अपना दिमाग लगा सकता है। वो सरकार की जो बात है उसको ना भी कर सकता है, वहां अपनी बात भी रख सकता है। जरूरी नहीं है सरकार जो उसको बोले वही उसको करनी पड़े। तो ये जो स्वविवेक की शक्तियां राज्यपाल के पास भारतीय संविधान में दी गई हैं, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। एकल न्यायपालिका और एकल नौकरशाही, ये विचार हमने कहा। अब आप सोच रहे होंगे सर ऊपर भी तो न्यायपालिका का ढांचा वगैरह ऐसा कुछ आप बोल के आए थे। अरे वो न्यायपालिका का ढांचा स्ट्रक्चर है जुडिशियरी का,
संरचना कैसी है, कहाँ पर कौन न्यायपालिका में कौन सा न्यायालय कहाँ होगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, वो स्ट्रक्चर है। ये एकल न्यायपालिका क्या है? जैसे ही हम न्यायपालिका में आएंगे तो ये आ जाएगा। जो मेरे पहले वाले स्टूडेंट हैं वो, उनको मैंने लिखा हुआ भी है नोट्स में। एकल न्यायपालिका या एकीकृत इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है भारत में। इसका मतलब क्या होता है कि भारत में जो आपका न्यायपालिका का जो ढांचा है ना, भारत में जो आपके न्यायपालिका का ढांचा है वो कैसा है? वो आपके पिरामिडी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? पिरामिडी। इस ये ऐसे मैंने क्यों बनाया? क्योंकि पिरामिडी स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहा हूं, इसके एक शीर्ष है, यहाँ हाई कोर्ट है और यहाँ जिला कोर्ट है। एकदम पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। यानी आप ये देखोगे एकीकृत कैसे है। जैसे अमेरिका में तो एकीकृत नहीं है। अमेरिका में तो संघ की न्यायपालिका अलग है, राज्यों की न्यायपालिका अलग है। वहां ये नहीं है कि संघ का जो न्यायालय है उसके अंडर में राज्यों के न्यायालय। अब अपने देश में आपने सुना होगा राजस्थान हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, गुजरात का हाई कोर्ट। और ये सब हाई कोर्ट किसके नीचे काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मानने होते हैं। तो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये पिरामिड जैसा। ये कैसा हो गया? ये आपके पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला। कि शीर्ष ही शीर्ष पर ये जो है ना, अब आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ऊपरी ऊपर कौन सा न्यायालय है, तो ये चोटी पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन से न्यायालय काम करते हैं? ये हाई कोर्ट है। भाई अलग अलग हाई कोर्ट्स बने हुए हैं, वो किसके नीचे काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के। और हाई कोर्ट के नीचे कौन काम करते हैं? जिला लेवल के कोर्ट। आपने कभी जिले में सुना होगा सेशन कोर्ट, ये सब आप नाम सुनते हो, बाकी सब सुन लोगे आप। तो आप क्या देख पा रहे हो? आप ये देख पा रहे हो कि इस तरह का स्ट्रक्चर सामने आ रहा है। शीर्ष पर केवल एक है, इसलिए मैंने शीर्ष पर केवल एक है। एक कैसे? सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही तो है अपने देश में, सुप्रीम कोर्ट कई थोड़ी, एक है। ठीक है। उस एक के नीचे कई सारे हैं, और उन कई सारों के नीचे भी कई सारे हैं। तो एकदम पिरामिड बन रही है, एक के नीचे एक है। इसी को कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका या एकल न्यायपालिका। दोहरी कब होती? कि संघ के न्यायालय अलग होते और राज्यों के न्यायालय अलग होते। यहां देखो, राज्य का सबसे चोटी का जो न्यायालय है, राज्य राज्य का सबसे ऊपर का जो न्यायालय है, उसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं। तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई संबंध नहीं होता ना, तो अपन कहते हैं दोहरी न्यायपालिका है। कि राज्यों के जो सबसे ऊंचे न्यायालय हैं, जिनको हम हाई कोर्ट बोल रहे हैं, उनका और सुप्रीम कोर्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम दोहरी बोल देते हैं। लेकिन अपन क्या देखते हैं, आप क्या देखते हो अखबारों में जितने भी पढ़ते हो, उनमें ये देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने फलाना आदेश दिया है, तो अब हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही चलना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो जिला कोर्ट को हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो एक कोर्ट के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपरी ऊपर कौन है? उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है। तो बिल्कुल पिरामिडीय स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, एक के ऊपर एक है, और एक के ऊपर एक वाला उसके नीचे वाले कोर्ट को कंट्रोल करता है। इसी को हम एकल न्यायपालिका बोलते हैं, एकीकृत न्यायपालिका बोलते हैं, या पिरामिडीय न्यायपालिका बोलते हैं। तो आपको कहीं भी डाउट्स नहीं होना है। यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। कई बार तो ये नहीं पूछा पूछा जाता कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम में कितने लोग होते हैं। कई बार तो बड़ा ही सिंपल सा डाल देता है, एकल नौकरशाही क्या है। आप ये देखोगे एकल नौकरशाही का मतलब है, आपने ये देखा होगा, चाहे आप राज्य की सरकारें ले लो, चाहे केंद्र की सरकारें ले लो, इनमें जितने भी बड़े बड़े पद है ना, चाहे सचिव का पद, मुख्य सचिव के पद राज्य में, विभागों के अंदर सचिव से नीचे उप सचिव का पद, संयुक्त सचिव का पद, ये आईएएस के पास होते हैं। और ये महत्वपूर्ण पद होते हैं जो सरकार के अंदर सरकार को नीतियां बनाने में, सरकार को मतलब नियम बनाने में, विधेयक तैयार करने में, ये जितने भी आईएएस लोग होते हैं इन्हीं का रोल होता है। आप बात समझ में आ रही है कि नहीं? एकल नौकरशाही का मतलब क्या है? जैसे न्यायपालिका का ढांचा एकल है ना, वैसे ही नौकरशाही का भी ढांचा एकल है। ये कैसे हुआ? आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पूरे देश में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं सरकारों के अंदर, जिसका काम सरकारों को चलाना है, कोई कानून बनाना, नियम बनाना, नीतियां बनाना, ये सारे के सारे काम करने वाले जितने भी महत्वपूर्ण पद है ना, चाहे राज्यों के अंदर हो चाहे केंद्र में हो, वहां कौन बैठे हुए हैं? आईएएस बैठे हुए हैं।
तो अब ये बताओ, ये आईएएस की भर्ती कौन करता है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। और इनके जितने भी आईएएस, चाहे राज्यों में काम करो, चाहे केंद्र सरकार के अधीन काम करो, सारे के, अब ऐसे समझो, आप दिमाग में एक कल्पना करो कि पूरे देश में आईएएस है। अब वो आईएएस कंट्रोल कहां से होते हैं? केंद्र सरकार से। तो अब आपको नहीं लग रहा कि पूरे देश में आईएएस पूरे देश को चला रहे हैं? ऐसे समझो, पूरे देश को कौन चला रहे हैं? आईएएस। क्योंकि महत्वपूर्ण पदों पर कौन बैठे हैं? आईएएस ही बैठे हुए हैं। यही है, कानून नीतियां सब बनाने वाले यही हैं। भाई सरकार है, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है, लेकिन जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को सारी जानकारियां थोड़ी होती। उनको मदद करने के लिए कौन होते हैं? आईएएस होते हैं। तो यही तो सारा का सारा ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ यही करते हैं, मतलब। अब एकल कैसे हुई? क्योंकि यूपीएससी इनकी भर्ती करती है, और फिर यूपीएससी से ये सेलेक्ट होते हैं, फिर इनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में इनको पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भेज दिया जाता है। किसी को राजस्थान केडर अलॉट हो जाता है, किसी को हरियाणा केडर अलॉट हो गया, किसी को एमपी केडर, और वो फिर इन राज्यों में जाकर के अपनी सर्विस देते हैं, इन राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं। तो यूपीएससी ने आईएएस को भर्ती किया, फिर इनको राज्यों में भेज दिया गया। तो पूरे देश में जो आईएएस हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं? केंद्र के द्वारा। तो एकल सिस्टम बन गया ना, एक ही जगह से तो पूरा कंट्रोल हो रहा है। इसलिए हमने बोला एकल नौकरशाही। तो एकल नौकरशाही का विचार कहां से आ रहा है? ब्रिटेन से आ रहा है, ध्यान रखना आप। कहां से आ रहा है? ब्रिटेन से आ रहा है। तो मैंने ये सारे के सारे आपको बता दिए हैं, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना। अब चलो चलते हैं अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? तो देखो, अमेरिका से मूल अधिकार, नो डाउट, ये तो आपको पता है। अब इनमें बहुत अंतर है, वो फिर अपन पढ़ लेंगे। मूल अधिकारों का विचार हमने कहां से लिया? अमेरिका से। न्यायपालिका को फ्रीडम होनी चाहिए, न्यायपालिका को स्वतंत्र करो, कार्यपालिका का कंट्रोल हो जाए, विधायिका का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाए, तो न्यायपालिका को तो न्याय करना है। और न्याय के मामले में कई बार हो सकता है कि सामने सरकार ही खड़ी हो, और आपको सरकार को ही कोई ऐसा मामला हो जहां सरकार अपनी शक्तियों से बाहर जाके काम कर रही हो, संविधान का विरोध कर रही हो, तो आपको सरकार को भी तो आपको दोषी ठहराना पड़ सकता है। सरकार को भी तो आप दोषी ठहरा सकते हैं किसी मामले में। तो ऐसे में अगर आप सरकार के ही कंट्रोल में काम करोगे, तो सरकार को कैसे दोषी ठहराओगे? क्योंकि वो तो आपके मालिक हो गए, मालिक के खिलाफ जा नहीं सकते। इसलिए भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि वो खुल के काम कर सके, आजादी से काम कर सके। सरकार को भी डांट डपट लगा सकती है, सरकार के खिलाफ भी आदेश दे सकती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी होती है, और भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को रखा गया है। कहां से लिया? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, ये सिद्धांत हमने कहां से लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन वाला, ये हमने लिया है, ये हमने लिया अमेरिका से। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि जो आपकी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये चेक करते हैं कि जो भी सरकार ने कानून बनाए, नियम बनाए, आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, वो सब संविधान सम्मत तो हैं क्या, मतलब संविधान के अनुरूप हैं क्या, कहीं संविधान का अतिक्रमण नहीं करते, उल्लंघन नहीं करते। अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायपालिका उनको रद्द कर देती है, निरस्त कर देती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, 99वां संविधान संशोधन क्या था, कैसे हुआ, ये सब। तो आप अभी केवल इतना ही याद कर लेना, एक शब्द, मूल अधिकार कहां से लिया? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद कहां से हमने लिया? अमेरिका से लिया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, कि कैसे हटाए जाते हैं, ये हमने कहां से सीखा? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना, ये हमने काम कहां से सीखा? ये भी हमने आइडिया अमेरिका के ही संविधान से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हमने कहां से लिया? राष्ट्रपति पर महाभियोग का विचार, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट कैसे आएगा, क्या होगा, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग वाला विचार भी हमने अमेरिका से लिया। विधि की उचित प्रक्रिया, ये विधि की जो उचित प्रक्रिया है, ये विचार हमने कहां से लिया? अमेरिका से। ये विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, जब हम पढ़ेंगे ना आगे संविधान संशोधन, मेनका गांधीवाद, जहां से भारत में विधि की उचित प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, न्यायपालिका ने इस नए सिद्धांत को अपनाया था, विधि की उचित प्रक्रिया। तो वो अपने आगे आ जाएगा। फिर आता है उद्देशिका। अब जैसे ही अपना ये संविधान निर्माण वाला टॉपिक पूरा होगा ना, ये चैप्टर, इसके जस्ट बाद में प्रियम्बल, उद्देशिका ही चलेगी 2-3 दिन। तो ये क्या कह रहा है? उद्देशिका में जो पहली लाइन है ना, ये पहली लाइन अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन से प्रभावित है।
अपनी उद्देशिका में जो पहली लाइन है वो दी हुई है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ऐसे ही अमेरिका का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ अमेरिका। तो इसका मतलब उद्देशिका की जो प्रथम पंक्ति है वो अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति से प्रभावित है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब भारत की उद्देशिका पर किसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा? अमेरिका का भी है। ये वी वाला वर्ड है ना, वी, हम, ये वर्ड हमने कहां से अपना लिया? अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से। तो ये आपको ध्यान रखना, अमेरिका से हमने ये प्रावधान अपनाए हैं। अब देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया है। अब देखो ये जो आयरलैंड वाली जो बात हम पढ़ते हैं ना, ये ये वाली जो नीति निर्देशक तत्वों वाली बात है ना, ये आयरलैंड का संविधान है। इसमें जो नीति निर्देशक तत्वों वाली बात है ना, ये तो हम आठवीं, नाइन्थ, सातवीं, छठी, इन सारी क्लासों में पढ़ के आते हैं। ये ये तो कोई गलत नहीं करेगा, ये आप पक्का मान लो। इसलिए मेरा ध्यान इस पर नहीं है कि आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक, ये तो इतना आसान प्रश्न माना जाता है कि आजकल तो बताते ही नहीं कि आयरलैंड वाला तो यार छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व अपनाए, नीति निर्देशक, ये तो हर क्लास में आता है। यहां पर जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करेगा, नॉर्मली लोग क्या पढ़ते हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए, बस याद कर लो, बस बहुत है आयरलैंड से। आजकल क्या है कि घुमा के प्रश्न पूछा जाता है, तो वो नीति निर्देशक तो वो उनको पता है, सर कोई बता देगा, तो वो ये नहीं पूछते। आजकल ये पूछ लेते हैं ये बाकी वाले। जो राज्यसभा में जो आप 12 लोग मनोनीत करते हो ना, साहित्य, कला, विज्ञान, ये सब, बात समझ में आ रही है ना? राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं, समाज, विज्ञान, कला, साहित्य। तो ये जो चार अलग अलग क्षेत्रों से जो आप 12 लोग मनोनीत करते हो, ये जो मनोनीत करने वाली व्यवस्था है, ये आइडिया आपके आया कहां से? ये आया था आयरलैंड के संविधान से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति निर्देशक तो कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत करने का जो आइडिया है ना, वो कहां से आया है? वो मनोनीत करने का आइडिया आपके आया है आयरलैंड से, ये आप ध्यान रखना। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें कोई मतलब कम ही डिस्कस करते हैं लोग। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, यानी उनका इलेक्शन मेथड, इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा, ये होगा वो होगा, जो भी उसका जो निर्वाचन का जो मेथड है ना, वोटों का कोटा निकलेगा, वो मेथड हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये आप याद रखना। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व लिए, ठीक है। राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो हमने कंसेप्ट ले लिया। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो पद्धति है, निर्वाचित जो होंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये भी हमने, ये तीन लिए। इन तीन में दो मत भूल जाना, क्योंकि आगे आपके एक आएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो वहां अपना डाउट रह जाती है कि राज्यसभा में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं मनोनीत, एक होते हैं निर्वाचित। तो वो कई बार पूछ लेता है, बताओ राज्यसभा के निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो हमने कहां से अपनाई, और मनोनयन की व्यवस्था कहां से अपनाई? तो ध्यान रखना, मनोनयन की व्यवस्था आयरलैंड से ली है और निर्वाचन की व्यवस्था आपके आगे आ जाएगी। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया, ये विशेष बात। संघात्मक व्यवस्था तो है। अब आपको संघात्मक व्यवस्था तो हम 1935 में पढ़ ही आए हैं कि 1935 में पहले लाइन ही यही थी कि संघात्मक व्यवस्था हमने कहां से अपनाई थी? ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन वाले संघात्मक व्यवस्था में और अपने वाली संघात्मक व्यवस्था में थोड़ा फर्क है। हमने जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई है ना, इसमें राज्यों को थोड़ा सा कमजोर बनाया है और केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। वरना नॉर्मली संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, संघ कमजोर होता है, यानी केंद्र कमजोर होता है, राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, राज्यों के पास फ्रीडम बहुत होती है। अपने यहाँ जो संघात्मक ढांचा है उसमें उल्टा है, अपने यहाँ केंद्र के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, राज्यों के पास बहुत ही कम शक्तियां हैं। तो इसका मतलब अपने यहाँ केंद्र क्या है, मजबूत है, राज्य क्या है, कम है। इसलिए अपना संघात्मक ढांचा किसके संघात्मक ढांचे से मिलता है? कनाडा। क्योंकि कनाडा में भी संघ ऐसा ही है, कनाडा में केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, राज्य सरकारों के पास थोड़ी बहुत शक्तियां हैं। इसलिए सशक्त केंद्र है वाला जो संघात्मक व्यवस्था है, जहां केंद्र मजबूत है, वो हमने कहां से आइडिया लिया? कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र के पास होंगी। ये आइडिया कहां से आया? कनाडा से। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये भी हमने कनाडा। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, आर्टिकल नंबर 143